हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 6 नंबर का। और जिस सब्जेक्ट पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ। अभी तक जो है हम लोग 5 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक उन प्रैक्टिस टेस्ट को नहीं देखा है, उन प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया है, तो वो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो है आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आप भी CUET में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है ना। और जो है आपका जो सेक्शन 3 आएगा, चूँकि जो जिसका सब्जेक्ट मैथ है उसके लिए तो अलग से डोमेन में मैथ आएगी, लेकिन जो आपका सेक्शन 3 आएगा, ठीक है ना, उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों पार्टों से 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन, आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे 60 मिनट में, ठीक है ना। तो अभी तक जो है हम लोग 5 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस टेस्ट 6 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिलता है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में मिलता है। एक पार्ट में 12 to 13 क्वेश्चन, सेकंड में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 25 से 26 क्वेश्चन आपको जो है दोनों प्रैक्टिस टेस्ट के दोनों पार्ट को मिला करके जो है 25 से 26 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब 5 प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक में हमने 25 से 26 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। तो जो क्वेश्चन को जो कलेक्शन है वो भी एक अच्छा खासा आपके पास जो है हो जाता है। और हर एक टॉपिक भी जो हर एक टॉपिक के क्वेश्चनों को कैसे आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं वो भी जो है हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है CUET में एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका कि अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रन, the average age of the grandparents is 67 years, that of the parents is 35 years and that of the children is 6 years. What is the average age of the family? एक परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता और 3 बच्चे हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की 35 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष है। परिवार की औसत आयु कितनी है? और क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होता है, ठीक है ना, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ताकि जो है आपको जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई एवरेज एज ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे देखो एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आपने कहा सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन जो है नंबर ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। तो अगर एवरेज दिया हो उसको सम में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो वहां पर जो है एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रिजल्ट से। जैसे यहां पर देखो अगर हम बात करें तो जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो एवरेज एज दी गई है, ठीक है ना, ग्रैंड पेरेंट्स की जो एवरेज एज दी गई है, ग्रैंड पेरेंट्स की जो एवरेज एज दी गई हो कितनी दी गई है? 67। अब ग्रैंड पेरेंट्स में आपके दोनों आते हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर दोनों आएंगे। तो 67 इंटू 2 हो जाएगी। तो इनकी टोटल जो आपकी एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2 7 जा 14, 2 6 जा आपका 12 और 1 हो जाएगा आपका 30, 134 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों आते हैं। तो पेरेंट्स की एवरेज एज कितनी है? पेरेंट्स की एवरेज एज कितनी है? तो आपने कहा कि पेरेंट्स की एवरेज एज 35 है। तो 35 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है ना।
इसी प्रकार से चिल्ड्रन की एवरेज एज कितनी है? अब कितने चिल्ड्रन है? 3, ठीक है ना। कितने चिल्ड्रन हैं? 3 चिल्ड्रंस हैं, तो उनकी एवरेज एज कितनी है? 6। तो अगर मैं चिल्ड्रन की टोटल एज की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं चिल्ड्रन के टोटल एज की बात करूं तो ये हो जाएगा 6 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो अब देखो एवरेज एज ऑफ द फैमिली, अब अगर हम बात करें तो क्या देखो एवरेज एज ऑफ द फैमिली, एवरेज एज ऑफ द फैमिली कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 134 प्लस 70 प्लस 18, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं फैमिली में? तो आपने कहा 2 हो गए, एक ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, 2 हो गए आपके मदर और फादर, और 3 हो गए चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा आपका जो है 134 और 70 कितना हो जाएगा? प्लस 18 जरा ऐड करो, 8 + 4 आपका 12, 1 आपका होल्ड हुआ, 7 + 1 आपका 8, 8 3 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 7, तो 7 3 जा 31, कितना बचेगा आपका? 7 3 जा 21 में आपका 1 बच जाएगा, 7 1 जा 7, बचेगा 5/7। एवरेज एज आ जाएगी 31:5/7 ईयर। तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। एवरेज एज कितनी आ जाएगी? 31:5/7 ईयर। क्लियर है? समझ में आ गया किस प्रकार से निकालना है? भाई ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज एज दी गई थी, उससे हमने टोटल एज में कन्वर्ट कर लिया। पेरेंट्स की एवरेज एज दी गई थी, उसको हमने टोटल एज में कन्वर्ट कर लिया। चिल्ड्रन की एवरेज एज दी गई थी, उसको हमने टोटल एज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। और एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा 31:5/7 ईयर्स। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि अ पर्सन बाइज 700 ऑरेंजेस एट 5 रुपीज ईच एंड 500 ऑरेंजेस एट 2.5 रुपीज ईच। He mixed them together and sells them at 4 rupees each. What is the profit or loss percentage in the whole transaction? एक व्यक्ति 700 संतरे प्रत्येक 5 रुपए की दर से और 500 संतरे प्रत्येक 2.5 रुपए की दर प्रत्येक की दर से खरीदता है। वह उन्हें एक साथ मिलाता है और प्रत्येक को 4 रुपए प्रति की दर से बेच देता है। 4 रुपीज ईच, ठीक है ना। प्रत्येक को 4 रुपए पर बेचता है। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो भाई देखो 700 रुपए जो उसने संतरे खरीदे हैं, तो अब उसका जो भाई वो तो कॉस्ट प्राइस होगा ना। भाई किसी चीज को आप खरीदने के लिए, ठीक है ना, भाई जो शॉपकीपर है वो चीज को बेच रहा है तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया। जो चीज आप खरीद रहे हैं और खरीदने के लिए जितना पैसा आपने दिया वो आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 700 ऑरेंजेस, ठीक है ना, सीपी ऑफ 700 ऑरेंजेस, ठीक है ना, 700 ऑरेंजेस। तो आपने कहा कि एक ऑरेंज जो उसने 700 खरीदे हैं उसमें से एक जो ऑरेंज है आपका वो है कितने का? वो है आपका 5 रुपीज का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 700 ऑरेंज कितना हो जाएगा? 700 ऑरेंजेस ये हो जाएगा आपका 700 × 5। चूंकि एक ऑरेंज आपका 5 रुपीज का है तो ये हो जाएगा आपका 3500 रुपीज, ठीक है ना। तो 700 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका? 3500 रुपीज। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सीपी ऑफ 500 ऑरेंजेस, सीपी ऑफ 500 ऑरेंजेस, तो आपने कहा जो उसने 500 ऑरेंज खरीदे हैं उसमें से एक का रेट था 2.5 रुपीज। 25 5 जा 125,
तो ये हो जाएगा 1250 रुपीज। एक आपका जीरो डेसिमल के लिए हटा दिया जाएगा, क्योंकि 2.5 है ना, तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा जो है 12,500। तो एक जीरो आपका हट जाएगा डेसिमल के लिए। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना है जो उसने खर्च किया, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 3,500 प्लस 1250, ये कितना है टोटल, तो 0 और 5, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 5 + 2 आपका 7, ये है आपका 4,750 रुपीज। उसने जो टोटल पैसा उस ऑरेंज को खरीदने में लगाया वो है आपका 4,750 रुपीज। अब देखो, दोनों को उसने मिक्स कर दिया, दोनों को उसने मिक्स कर दिया और 4 रुपीज ईच पर उसने उसको बेच दिया। तो अगर मैं बात करूं कि सेलिंग प्राइस ऑफ द टोटल ऑरेंजेस, एसपी ऑफ टोटल ऑरेंजेस, टोटल ऑरेंज, तो आपने कहा टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा 500 प्लस 700, और अब इनको जो बेच रहा है वो एक को 4 रुपए पे बेच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1200 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 4800। तो अब देखो, उसने खरीदा कितने पे था, उसने खरीदा कितने पे था, 4,750 रुपीज पे। उसको कितना प्रॉफिट, कितना उसने बेचने पे कितना रुपए मिला, 4,800। तो उसको तो प्रॉफिट हो गया ना, उसको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो अगर बात आप करें कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखो उसने जो है सेलिंग प्राइस कितना है 4,800, कॉस्ट प्राइस कितना था 4,750। उसको जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 4,750 और इनटू हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। इसको जरा सॉल्व कर कितना आएगा, तो यहाँ पे जब इसको हम जो है माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 7 में से, तो भाई 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया तो 0, तो 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने में, आपका 4750 इंटू आपका 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार आ जाएगा, तो 5 9 जा आपका हो जाएगा 45, बचेगा आपका 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 19 जा आपका 95, 5 2 जा 10, 20 अपॉन 19 आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 20 अपॉन 19, ये आ जाएगा आपका 20 अपॉन 19, और 20 अपॉन 19 को आप क्या लिख सकते हैं 1:1/19%, 1:1/19% को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जो है 1:1/19%, ठीक है ना। जगह का इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा कितने में, 4,750 रुपीज़ में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी कैन डू द होल वर्क इन 8 days, ओके, एंड बी अलोन कैन डू द वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क अलोन। यदि ए और बी पूरे काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 20 डेज में, 24 डेज में, 25 डेज में कि 30 डेज में। तो देखिए जरा भाई, अब यहाँ पे जो है भाई देखो, कोई भी वर्क जो होता है, ठीक है ना, जो कोई भी वर्क अगर करते हैं तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग टाइम लगता है। ठीक है भाई, अगर जो है कोई वर्क आप कर रहे हैं तो उस वर्क को करने में जो समय लग रहा है वो आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लग रहा है।
अगर जो है आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो काम करने में समय कम लगेगा, और अगर आपकी इफिशियंसी कम है तो काम करने में समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो जो भी किसी काम को करने में समय लगता है वह इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है, अर्थात क्षमता के अनुसार लगता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखो कह रहा है कि ए और बी जब साथ काम करते हैं तो वह इस काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। जब भी अकेले उस काम को करता है तो उसको जो है 12 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 12 दिनों में पूरा कर सकता है अकेले। अब देखो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 8 और 12 का एलसीएम निकाल लो। 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो 24 क्या हो गया आपका? टोटल वर्क हो गया। 24 क्या हो गया आपका? टोटल वर्क हो गया। तो ये तो जो है डेज दिए गए, तो इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। तो ये क्या निकल के आई? ये निकल के आई क्षमता। ये निकल के आई क्षमता। ये दिया गया था आपका डेज। ठीक है ना। ये क्या दिया गया था? आपका डेज। तो जो है जो किसी काम को करने में जो भी समय लगता है वह उसकी क्षमता के अनुसार लगता है। जैसे बी की अकेले की जो इफिशियंसी है वो 2 है, तो भाई इसको काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 12 डेज लग जाएंगे। इन दोनों की इफिशियंसी 3 है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 डेज में कंप्लीट कर देंगे। अब कह रहा है कि यदि अकेले ए करेगा तो ए को कितना समय लग जाएगा? तो आपने कहा कि अगर मैं ए की इफिशियंसी की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि एज इफिशियंसी, ए की अकेले की क्षमता कितनी है, तो आपने कहा कि ए प्लस बी की इफिशियंसी में से आप जो है बी की इफिशियंसी को माइनस कर दीजिए। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। बी की अकेले की 2 है, तो ए की अकेले कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो जब ए की इफिशियंसी 1 है तो अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ए कैन डू द वर्क अलोन, तो कितने दिन ले लेगा? तो आपने कहा टोटल कितना है आपका? 24। इफिशियंसी कितनी है? 1। 24 डेज लग जाएंगे। एक दिन में वह 1 यूनिट ही काम करता है। ठीक है ना। तो जब एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 24 यूनिट काम करने में उसको 24 डेज लग जाएंगे। तो 24 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? तो किसी काम को करने में जो भी समय लगता है वह इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। क्लियर है? तो देखो भाई बी की इफिशियंसी ज्यादा है तो उसको कम समय लग रहा है, ए की इफिशियंसी कम है तो उसको ज्यादा समय लग रहा है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछा गया है। किससे पूछा गया? अलजेब्रा से। क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर इक्वल्स टू 3 है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है, देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब किसके बराबर में होगा? इक्वल्स टू 3√3 माइनस 3√3 0 या 5√3 अपॉन 3। तो यहाँ पर देखो आपको दिया क्या गया है? दिया गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3 दिया गया है। पूछा गया है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इसको इस प्रकार से हम बना लेते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर हटा दो तो ये रूट में चला जाएगा, तो √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लगा दो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। इसको मान लो आप a और इसको मान लो आप b। तो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब लगा दीजिए। a प्लस बी के होल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब लगा दीजिए। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है आपका? a क्यूब प्लस आपका b क्यूब प्लस आपका 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पे आपने a बराबर मान लिया x और b बराबर मान लिया 1/x। तो जरा रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, देखिए कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ
क्यूब इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका यक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखो ये बचेगा आपका 3, क्योंकि ए बी में जब आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या कैसे रखेंगे, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई x इंटू 1/x और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, √3, तो ये जगह √3 के पावर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी √3, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है ना? अब देखो इसको आप लिख सकते हैं 3√3, तो ये हो जाएगा आपका जो है 3√3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस हो जाएगा 3√3। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 3√3 माइनस 3√3, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा 0। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको इसी की वैल्यू तो चाहिए थी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्लियर है? तो भाई इतना दिया गया था, उसका हमने जब स्क्वायर आया तो किसमें चला गया, रूट में चला गया, तो √3 इसकी वैल्यू हो गई। और जब यहाँ पे जहाँ पे देखिए x प्लस 1/x आया, वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को रख दिया √3। क्लियर है? और वहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 0। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इफ t इक्वल्स टू 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टी के, कि ओनली टी के, कि 1/t के, कि 1 माइनस टी के। तो यहाँ पे जरा देखिए, आपको यहाँ पे t इक्वल्स टू दिया गया है 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और आपको ये प्रूफ करना है कि जो है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है ना? तो देखो हम इस वैल्यू को यहाँ से ले लेते हैं। किसको? हमने यहाँ पर ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको हमने ले लिया। ठीक है ना? और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर और नीचे, हमने मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है ना? और यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। किसका? 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बात मेरी समझ में आ रही है भाई? जो ये वैल्यू दी गई थी, ये वाली वैल्यू, इसको हमने यहाँ पे ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसमें हमने ऊपर और नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और का क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा इसको करके देखो कितना आएगा, जरा इसको करिए कितना आएगा। देखिए इसका जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आपका आ जाएगा साइन थीटा। फिर आप जो है कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है? अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई उसका अब जरा साइन का करिए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसको जरा सॉल्व कर लो। ये है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस का कॉस थीटा है, ये प्लस का कॉस थीटा है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर देखें अगर, तो ये देखो ये प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको हम अलग कर लेते हैं और ये बच जाएगा आपका 2 साइन थीटा। देखो एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 साइन थीटा और ये बचेगा आपका प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन हो जाएगा आपका जो है, अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब जरा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां तक आपको क्लियर है। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया ये भी क्लियर है भाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से है। अब देखो अगर आप यहाँ से 2 साइन थीटा को बाहर ले लें, अगर यहाँ से आप 2 साइन थीटा को ऊपर में बाहर ले लें, तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बचेगा नहीं बचेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू देखो t के बराबर दी गई है, ये वैल्यू किसके बराबर दी गई है, t के बराबर दी गई है। 2 साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू t के है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगी, t के बराबर में हो जाएगी। क्लियर है भाई। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू प्लस साइन थीटा किसके बराबर में है, t के बराबर में। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगी, t के बराबर में हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इन अ फायर रेंज 4 shooters are fired at their respective targets. The first, second, third and the fourth shooters hit the target once in every 5 seconds. S का मतलब सेकेंड से है यहाँ पे, ठीक है ना। 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड and 8 सेकेंड respectively. If all of them hit their target at 10:20 AM, when will they hit their target together again? एक फायर रेंज में 4 निशानेबाजों द्वारा उनके संबंधित निशाने पर निशाना लगाया जाता है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे शूटर ने क्रमशः 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और 8 सेकेंड में एक बार निशाने पर निशाना लगाया। यदि वे सभी 10-20 पूर्वाह्न पर अपने लक्ष्य को भेदते हैं तो वे फिर से एक साथ अपने लक्ष्य को कब भेदेंगे। तो दोबारा जो है एक साथ कब भेदेंगे ये आपको बताना है, ठीक है ना।
तो एस का मतलब किससे है, सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो शूटर है वो एक शूटर जो पहला वाला है वो 5 सेकंड पे, दूसरा 6 सेकंड पे, तीसरा 7 सेकंड पे और चौथा 8 सेकंड पे जो है टारगेट को हिट करता है। इन्होंने एक साथ 10:20 AM पर टारगेट को हिट किया था। अब दोबारा कितने टाइम पर हिट करेंगे एक साथ, तो यहाँ पर जरा देखें, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और 8 सेकेंड का एलसीएम निकालना लेना है। अगर मैं बात करूं तो एलसीएम ऑफ 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 7 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, तो जो एलसीएम आएगा वो सेकेंड में आएगा। तो यहाँ पे देखो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, आप इस मेथड से निकाल लीजिए, फैक्टर मेथड से। क्या है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो 2 से जाएगा पहले 5, 2 3 जा 6, 7, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 5 3 7 एंड 2, फिर 2 से जाएगा 5 3 एंड 7, फिर देखो 5 3 7 लास्ट में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तीनों। अब प्राइम नंबर का फैक्टर स्वयं प्राइम नंबर ही होता है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 और 105 में 8 का मल्टीप्लाई और कर दो, 105 में 8 का मल्टीप्लाई और कर लो, तो 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8, तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 840 सेकेंड आएगा, ध्यान रखना। एस का मतलब किससे है, सेकेंड से है। ठीक है, तो 840 सेकेंड आएगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब इसको मिनट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 840 को 60 से आप डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 14 मिनट आ जाएगा। 14 मिनट बाद वह फिर से एक साथ जो है हिट करेंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं टाइम की बात करूं कि अगर मैं टाइम की बात करूं कितने टाइम पर हिट करेंगे, तो आपने कहा 10:20 पर पहले हिट किया था। अब 14 मिनट बाद हिट करेंगे तो 40 मिनट के साथ ऐड करो। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10:34, कितना आ जाएगा 10:34 AM पर वह फिर से हिट करेंगे एक साथ। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है डायरेक्ट उसका एलसीएम लेके आप आंसर दीजिए। अगर सेकंड में वैल्यू है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट को कन्वर्ट करने के सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के 60 से भाग दीजिए। अगर मिनट में है तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, आवर में भी कन्वर्ट करने के लिए मिनट को 60 से भाग दे दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10:34 AM। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 7th नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम 150 मीटर। द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज हिम। If the speed of the policeman and thief are 12 km/h and 9 km/h respectively, what is the distance between the thief and the policeman after 2 minutes? एक चोर 150 मीटर से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर की गति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 2 मिनट बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है? तो देखो भैया, एक चोर है जो पुलिस को पकड़ रहा है, सॉरी, एक पुलिस है जो चोर को पकड़ रही है। ठीक है ना, चोर नहीं पुलिस को पकड़ रहा है। ठीक है ना, पुलिस जो है चोर को पकड़ रही है। तो भाई देखो, ऐसा है कि पुलिस तभी चोर को पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड चोर से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पुलिस की स्पीड चोर से कम होगी तो क्या उसको पकड़ पाएगी? क्या नहीं पकड़ पाएगी। चोर तो भाग जाएगा, भागते रहो कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो जो पुलिस की स्पीड है वो चोर की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड है 12 km/h और जो थीफ है उसकी स्पीड है 9 km/h।
तो यहां पर देखें भाई, अगर हम बात करें तो देखो चोर और पुलिस एक ही डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं। चोर और पुलिस एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं भाई। जिस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है उसके पीछे 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 पुलिस वाला भाग रहा है। तो चोर और पुलिस एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो यहां पर बात आ जाती है रिलेटिव स्पीड की। किसकी बात हो जाती है? रिलेटिव स्पीड की। अब रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो यहां पर देखो जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है ना, पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, पुलिसमैन की स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 12 किलोमीटर पर आवर। और थीप की स्पीड कितनी है, थीप की स्पीड कितनी है, थीप की स्पीड है आपकी 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बात करूं कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो अब भाई देखो डायरेक्शन दोनों का सेम है, क्योंकि जिधर चोर भाग रहा है उसके पीछे पीछे उसी डायरेक्शन में पुलिस भी भाग रही है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 12 माइनस आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में वह कितना चल रहा है, 1 घंटे में चल रहा है 3 किलोमीटर। अच्छा, जब चोर ने पुलिस को देखा था उस समय वह उससे कितना दूर था, 150 मीटर दूर था। क्लियर है? अब देखो 3 किलोमीटर पर आवर अर्थात 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना दूरी कम कवर कर रहा है, 1 घंटे में, ठीक है ना, कह सकते हैं 1 आवर में, 1 घंटे में कितना दूरी कवर कर रहा है, तो आपने कहा 3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें कि 60 मिनट में कितना कर रहा है, तो आपने कहा बात तो वही है, 60 मिनट में 3 किलोमीटर। तो यहां पर देखो तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना करेगा, 3/60। तो 2 मिनट में वह कितना कवर कर लेगा, क्योंकि ये बता 2 मिनट में कितनी दूरी पर रहेंगे, 2 मिनट में वह कितना कवर कर लेगा, तो 3/60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, अब ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। इसको जब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका भाई, 60 मिनट में 3 किलोमीटर, 1 आवर में 3 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना 3/60, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 3/60 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 30 से 30, तो ये हो जाएगा आपका 1/10, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1/10, तो 1/10 किलोमीटर आएगा, क्या आएगा 1/10 किलोमीटर। तो ये 1/10 क्या आ जाएगा आपका, किलोमीटर आएगा। अब किलोमीटर को इसमें कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 2 मिनट में उसने कितना कर लिया, तो आपने कहा 1000/10, तो उसने 100 मीटर जो है 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली 2 मिनट में। भाई 1/10 ये किलोमीटर में आएगा, ठीक है ना। और 1 किलोमीटर में आपके जो है 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 1000/10, तो जाएगा 100 मीटर। तो 2 मिनट में कितनी दूरी उसने तय कर ली, 100 मीटर की। तो 2 मिनट के बाद वह कितनी दूरी शेष बची, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट रिमेनिंग डिस्टेंस, आफ्टर 2 मिनट रिमेनिंग डिस्टेंस इज, तो आपने कहा टोटल डिस्टेंस कितनी थी 150, 2 मिनट में कितनी कवर कर ली उसने 100, अभी भी 50 मीटर की डिस्टेंस बची है, अभी भी 50 मीटर की डिस्टेंस बची है उसको पकड़ने के लिए। तो 2 मिनट के बाद 50 मीटर की दूरी अभी भी उनके बीच है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो भाई देखो यहां पर जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, जिधर चोर जा रहा है उधर पुलिस जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, 60 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 3/60,
तो 2 मिनट में तो 1/10 किलोमीटर। अब चूंकि ये किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो आफ्टर 2 मिनट रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 50 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि द हाइट ऑफ द बकेट इज 45 सेंटीमीटर, द रेडी ऑफ 2 सर्कुलर एंड आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज। एक बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, दो वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बाल्टी का आयतन कितना है? बाल्टी का वॉल्यूम आपको बताना है, वॉल्यूम ऑफ बकेट बताना है। तो देखो भाई, कुछ इस प्रकार से बकेट है, कुछ इस प्रकार से बकेट है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये बकेट बनी, ऐसे तो है। यहाँ पे इनके बीच की जो ये धारिता है, ये रेडियस दी गई है, यही तो होगी भाई। ये बकेट है और ये बकेट की क्या हो जाएगी? ये बकेट की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अच्छी नहीं बनी, जरा और अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पर देखो कुछ ऐसी बकेट बनेगी, ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब देखो शायद सही बन जाए, ऐसे और ऐसे। ठीक, और यहाँ से ये आपकी, ये क्या हो गई? हाइट हो गई। ये क्या हो गई? ये तो हाइट हो गई। और यहाँ से एक आपकी रेडियस होगी, एक रेडियस ये होगी। ठीक है, अब देखो ये रेडियस जो है, ये रेडियस दी गई है। अब इसको मान लो आप स्मॉल आर, इसको आप मान लो स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर। इसको मान लो आप कैपिटल आर, और ये है आपका एच। ये क्या है? आपका एच। ठीक है ना। तो अब देखो कह रहा है कि एच कितनी है, एच कितना दिया गया है? तो आपने कहा एच बराबर दिया गया है आपका 45 सेंटीमीटर। अच्छा, आर कितना दिया गया? कैपिटल आर, कैपिटल आर है 28 सेंटीमीटर। और आपका स्मॉल आर कितना है? स्मॉल आर है 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ द बकेट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द बकेट, वॉल्यूम ऑफ द बकेट, वॉल्यूम ऑफ द बकेट क्या हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, फिर क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू एच। अब जरा यहां पर देखो, इसकी वैल्यू रख दो। तो यहां पर देखो 1/3, ठीक है ना, 1/3। ठीक है, अब यहां पे पाई की वैल्यू कितनी है? तो 22/7 हो जाएगी। ठीक है, अब इंटू एच, एच कितना है? 45 है। अब यहां पर देखो कैपिटल आर कितना है? 28 है, तो 28 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 7, 28 इंटू 7। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है 1/3। अब देखो इससे जब इसको कैंसिल कर दोगे, इससे जब इसको कैंसिल करोगे तो ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 15, अंदर से मल्टीप्लाई कर लो। तो इनको मल्टीप्लाई करके इनको आपस में प्लस करना है ना। तो ये हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा आपका? तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। ठीक है ना, प्लस ये 49, ये हो जाएगा आपका कितना? 7 8 जा 56, 5 आपका होल्ड हुआ, और 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 19, 196। ठीक है, अब इनको जरा सबको ऐड कर लो, कितना आएगा? इनको जरा ऐड करिए, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 22 इंटू 15 इंटू कितना हो जाएगा? जरा ऐड कर लो। तो 9 4 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, तो 9 आ जाएगा, 1 होल्ड हुआ, 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, 10 4 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, 2 आपका होल्ड हुआ, 2 प्लस 1 आपका जो है 3, 3 और 7 हो जाएगा आपका 10, अपॉन हो जाएगा आपका 7।
7 से क्या ये कटेगा क्या, जरा कट करके देखो, 7 1 जा 7 बचेगा 3 और 32 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 ये कट जाएगा पूरा का पूरा बिल्कुल। देखो चाहे भाई 7 1 जा 7 कितना बच जाएगा आपका 3, 32 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। अब जरा आप मल्टीप्लाई कर लो किसका किसका, तो यहाँ पे जो है 22 इंटू 15 इंटू 147, 22 इंटू 15 इंटू 147 का मल्टीप्लाई कर लो और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो है 15 का 147 में, 15 का मल्टीप्लाई कर दो 147 में, कितना हो जाएगा जरा देखो भाई। तो पहले 10 का मल्टीप्लाई कर लो तो 1470 हो जाएगा, फिर 5 का कर दो, 5 7 जा 35, 3 आपका होल्ड हुआ, 5 4 जा 20, 20 और 3 23, 2 आपका होल्ड हुआ, 5 1 जा 5 और 2 हो जाएगा आपका 7, जाएगा 5 3 0 और ये हो जाएगा 7 4 11 और 1 हो जाएगा 12 और 1 1 हो जाएगा 2। इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर लो तो एक साथ पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले 20 करो 0, 2 5 जा 10 तो 0 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 का कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा आपका, इसके जरा ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 0 0 1 4 और 1 हो जाएगा 5, 4 4 हो जाएगा 8 और 4, तो ये हो जाएगा 4 8 5 1 0, 4 8 5 1 0 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, समझ में आ गई। सेंटीमीटर क्या आएगा आपका, क्यूब आ जाएगा। तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ जो है बकेट कितना निकल के आएगा आपका 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 625 रुपीज इज 100 रुपीज एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट इज द रेट परसेंटेज पर एनम। 625 रुपए की एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। अब देखो तो यहां पर बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI इक्वल्स टू होता है आपका P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, जहां P क्या है आपका प्रिंसिपल, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है आपका टाइमिंग, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब देखो यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है, यहां पे आपको प्रिंसिपल दिया गया कितना 625 रुपीज, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना 100 रुपीज और आपको बताया गया कि R बराबर किसके है, T के। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइमिंग के क्या है आपका बराबर है, जो टाइमिंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। क्लियर है। अब जरा इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, देखो जरा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू P कितना है 625 इंटू ये हो जाएगा आपका R इंटू R हो जाएगा, चूंकि भाई T की जगह हम R रख सकते हैं, अपॉन हो जाएगा 100। देखो 25 चौको 100, 25 25 आपका हो जाएगा कितना 625, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर इक्वल्स टू 100 अपॉन 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 अपॉन 25। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। अब देखो अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो अगर मैं R का स्क्वायर हटाता हूं तो ये हो जाएगा रूट में 100 अपॉन 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 5। कितना लिख सकते हैं 10 अपॉन 5। भाई ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा किसका 100 हो जाएगा 100 हो जाएगा 10 का रूट और 25 हो जाएगा 5 का, तो ये हो जाएगा आपका R बराबर 2%, R बराबर हो जाएगा आपका 2%।
तो R बराबर भी 2% है और टाइमिंग भी 2 ईयर है। अगर टाइमिंग पूछा जाए तो टाइमिंग आपका 2 ईयर आएगा, टाइमिंग आपका 2 ईयर आएगा, 2 वर्ष आएगा। तो यहाँ पे हमसे चूंकि क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है आपका 2%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, अच्छा एक मिनट जरा रुकना, यहाँ पे कहीं गड़बड़ है, एक मिनट, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, एक मिनट जरा रुक लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 तो हमने यहाँ पे लिया ही नहीं। एक मिनट जरा रुकिए भाई, यहाँ तो गलत हो गया है यहाँ से, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं इसको, फिर से कर लेते हैं। एक गलती हो गई हम लोगों से, हम लोगों ने यहाँ पे 4 नहीं लिया, डायरेक्ट 25/100 कर दिया। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका R² इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ पे बचा ना, 4 × 100, 400/25। अब इसको अगर R का मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो R बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 400/25। तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा 20 और 25 का हो जाएगा आपका 5। तो R बराबर आ जाएगा आपका 4%, सॉरी R बराबर कितना आ जाएगा आपका 4%। क्योंकि यहाँ पे 4 भी था ना, 4 हमने कहाँ लिया था, डायरेक्ट हम लोगों ने 100/25 लिख दिया था। तो ये हो जाएगा भाई 420 का स्क्वायर होता है, 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, तो 20/5 का मतलब हो गया 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4%। तो टाइमिंग भी आपका 4 ईयर आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइमिंग दोनों समान है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका 4%। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जो है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एक कंटेनर है 70 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर द 7 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ओके, द सेम प्रोसेस रिपीटेड ट्वाइस मोर, द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर फाइनली इज। एक पात्र में 70 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 7 लीटर दूध निकाल लिया गया और पानी से बदल दिया गया। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, अंत में पात्र में दूध का आयतन कितना है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखो भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है कि एक पात्र में कितना है, 70 लीटर दूध है, ठीक है ना, 70 लीटर मिल्क है। अब उस कंटेनर से 7 लीटर मिल्क निकाला जाता है और उसकी जगह पर पानी मिला दिया जाता है। तो लास्ट में मिल्क कितना बचेगा उसमें, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ मिल्क की, अगर मैं बात करूँ मिल्क की, तो मिल्क है कितना, तो आपने कहा 70 लीटर, कितना निकाला गया, 7 लीटर निकाला गया, 7 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब मिल्क कितना बचा, 63 लीटर बचा। अच्छा, यही प्रोसेस 2 बार और जो है दोहराई जाती है। तो अब आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क, द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क, द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क, द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन कंटेनर, इन द कंटेनर, इन द कंटेनर कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि भाई टोटल कितना लीटर मिल्क है, तो आपने कहा 70 लीटर। 70 लीटर मिल्क में से पहले निकाला गया 7 लीटर, तो 63/70 हो गया। फिर निकाला गया 70 लीटर, 63/70 हो गया। फिर निकाला गया 7 लीटर, तो 63/70 हो गया। ठीक है ना, इसको कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 70 × 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 हो जाएगा ना भाई। 7 से आपने कैंसिल कर दिया, देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 का क्यूब होता है आपका 729, 729 में आप 7 का मल्टीप्लाई कर लो और उसको जो है 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो जरा। 7 9 जा आपका 63, 6 आपका होल्ड हुआ, 7 2 जा 14 और 6 हो जाएगा आपका 20, 0 आपका 2 होल्ड हुआ, 7 7 जा 49, 2 हो जाएगा 51,
51 अपॉन आप 100 कर दो तो ये आ जाएगा 51.03 लीटर। अर्थात अब जो है पात्र में, कंटेनर में कितना दूध बचा है, अब कंटेनर में जो है आपका 51.03 लीटर मिल्क बचा है, ठीक है ना, 51.03 लीटर मिल्क बचा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 7 लीटर निकाला गया, कितने में से आपका जो है 70 लीटर में से, तो अगर 4 बार दोहराई जाती तो क्या होता है, इसको एक बार मल्टीप्लाई और कर देते, 5 बार की जाती तो एक बार और कर देते। क्लियर है। और इस प्रकार से जो है बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राम एंड श्याम वर्किंग सेपरेटली कैन डू द वर्क इन 10 days and 12 days respectively if they working together for 1 day alternately. Ram start the work in how many days will the work be completed? राम और श्याम अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक दिन एक साथ काम करते हैं और राम काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो बात हो रही है अल्टरनेट की, ठीक है ना, अर्थात एक दिन एक काम करता है फिर अगले दिन जो है एक काम करता है, दोनों साथ नहीं अल्टरनेट में काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो राम है और दूसरा व्यक्ति श्याम है, ठीक है ना। राम कितने दिनों में कोई कार्य कर सकता है, तो आपने कहा 10 डेज में। श्याम कितने दिन में कर सकता है, आपने कहा 12 डेज में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, ये हो जाएगा 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आपने कहा टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60। टोटल वर्क कैसे निकालें, इन दोनों का एलसीएम हमने निकाल लिया। अब इन दोनों की जरा इफिशियंसी निकाल लो, तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। तो ये जो है राम की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 डेज। एक दिन में वह 6 यूनिट काम कर सकता है, और जो श्याम है वह एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। अब देखो अल्टरनेट जब काम करेंगे तो एक दिन में देखो 1 डे, फर्स्ट डे किसने काम किया, फर्स्ट डे राम ने काम किया 6। अगले दिन जो है नेक्स्ट डे जो है श्याम ने काम किया। तो हम कह सकते हैं कि इन 2 दिनों में, इन 2 डेज में टोटल कितना काम हुआ, आपने कहा 11 काम हो गया। भाई एक दिन राम ने किया पहले दिन, क्योंकि काम तो कौन शुरू करता है, राम करता है, ठीक है ना। तो पहले दिन राम ने किया 6, दूसरे दिन श्याम ने किया आपका 5, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो 2 दिनों में कितना काम हुआ आपका, 11 काम हुआ। 2 दिनों में आपका 11 काम हुआ। इसी प्रकार से फिर अगले 2 दिन में कितना हो जाएगा आपका, 22 काम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 डेज में आपका 11 वर्क हुआ, तो 10 डेज में आपका कितना काम हो जाएगा, 55 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क है कितना, 60 जो उनको कंप्लीट करना है। भाई 2 दिनों में 11 काम, तो 10 दिनों में 55 काम, ठीक है ना। तो 2 दिनों में 11 काम, तो 10 दिनों में कितना काम, 55 काम। तो 10 डेज में 55 वर्क कंप्लीट हो गया। अभी जो वर्क है वो बचा हुआ है कितना, 5। अच्छा, अब वर्क करने की किसकी बारी आएगी, तो राम ने काम शुरू किया था, राम फिर श्याम, तो यहां तक तो श्याम ने कंप्लीट कर दिया। अब फिर से राम की बारी आएगी, तो अगर मैं बात करूं कि टोटल डेज कितने लगेंगे, तो आपने कहा कि भाई आपके 10 डेज ये हो गए, अभी इसमें 5 वर्क बचा है, और वो अब कौन करेगा, राम करेगा, क्योंकि राम की बारी आएगी। भाई श्याम के बाद राम की बारी आएगी, तो अब श्याम करने जाएगा। श्याम का जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 6⁵ डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 से ही 5/6 दिन जो है उन दोनों को लगेंगे काम को पूरा करने में। क्लियर है, समझ में बात आई। तो यहां पर बात हो रही थी अल्टरनेट की। अल्टरनेट डेज पे पहले दिन राम ने, शुरू किसने किया, राम ने, तो पहले दिन राम ने 6 यूनिट काम किया, दूसरे दिन श्याम ने 5 यूनिट काम किया, तो 2 दिनों में मिला के 11 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। तो 10 दिनों में 55 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो ये 5 यूनिट काम लास्ट में बचेगा, इसको कौन करने जाएगा, राम। और राम की जो है एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट काम करने की, तो जाएगा 10⁵ 6 डेज। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी इन 3 hours. If the speed of the boat in still water is 9 km per hour and the speed of the current is 3 km per hour, then the distance between A and B is। एक नाव B से A तक धारा के प्रतिकूल और A से B तक B से A तक धारा के प्रतिकूल और A से B तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो A और B के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर देखो A से B तक, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। A से B के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। अब देखो एक नाव है जो धारा की दिशा में चल रही है, सपोज करो ऐसे धारा बह रही है, ये धारा है और इस प्रकार से जो है ये नाव आपकी धारा पर चल रही है। तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। जब धारा के विपरीत आएगी अर्थात अप स्ट्रीम में आएगी तो जो है नाव की जो स्पीड है, जो बोट की स्पीड है, वो स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी तो वो स्ट्रीम के जो है प्रतिकूल आ पाएगी। अगर कम होगी तो स्ट्रीम उसको बहा के ले जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो आपका जो है हमने मान लिया कि बोट की स्पीड v है और स्ट्रीम की स्पीड आपकी u है, ठीक है ना। और हमने डिस्टेंस मान लिया कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज A किलोमीटर। तो आपने डिस्टेंस का क्या मान लिया? A किलोमीटर। A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A किलोमीटर। बोट की स्पीड आपने क्या मानी? B किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड U किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 1 किलोमीटर पर आवर में स्पीड मानिए, ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है B किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर मैं बात करूं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहां पर देखो आपको दिया गया है कि स्पीड ऑफ बोट कितना दिया गया है? 9 किलोमीटर। V बराबर आपको दिया गया है 9 किलोमीटर, ठीक है ना, 9 किलोमीटर पर आवर और U बराबर दिया गया है आपका 3 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? तो आपने कहा डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी B प्लस U, तो हो जाएगा 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? तो आपने कहा हो जाएगा B माइनस U, तो हो जाएगा आपका 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम कितना लगता है आपको? 3 घंटे लगता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कितनी मानी है आपने? A, तो A अपॉन 6 प्लस A अपॉन हो जाएगा आपका 12 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, 6 2 जा 12, 2A प्लस ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3A इक्वल्स टू 3 इंटू 12, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 इंटू 12 अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा A इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? A इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। और A ही तो आपने डिस्टेंस मानी थी A से B तक की, तो ये आंसर आ जाएगा आपका A जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो A से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 12 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।